हल हल चले। करेक्ट। चेहरा सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट दिया था, प्लस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। तो एट मैक्स कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस वी आर सपोज टू सॉल्व इन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव में। बाकी केस बेस्ड एमसीक्यू जो होते हैं वो सब मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताया था। तो जैसे कि तो रिकैप पे बात करें तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो वहाँ पे हमने देखा था 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जीएसटी का, जो 2 हिस्सों में बटेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका एमसीक्यू पैटर्न पे चलेगा और पार्ट बी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पे चलेगा। एमसीक्यू जो है वो 2 तरीके के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आएंगे, सिंगल आइसोलेटेड एमसीक्यूज यानी इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज जो अपन ने सीखा, और दूसरा अपन ने सीखा था केस बेस्ड एमसीक्यू। तो इस तरीके से एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, ये अपन ने सीखा था। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी 15 नंबर का, जिसके 2 हिस्से होंगे, 10 नंबर और 5 नंबर। वो बातें अपन ने देखी थी। और उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने सॉल्व कोई भी 2 करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी स्टडीड। ठीक। तो ये एक फेयर इनफ आइडिया था। इसके अलावा बुक क्या होगी, बुक के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको एक मॉड्यूल मिलेगा। तो मॉड्यूल अब ऑलमोस्ट कितने लोगों को मिल चुका, कितने लोगों के पास जीएसटी का वॉल्यूम आ चुका है? अभी भी नॉट ऑल? क्यों? खत्म हो गया? अभी तो चालू हुआ है। ओके, ठीक है। क्यों भाई रुपेश, नोट करो। अभी चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यस। वैसे जो मिल गया है वो खुश ना हो, क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। और जो नहीं हुआ है वो उसका गम ना मनाए, जिनको नहीं मिला है, क्योंकि अभी उसका काम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआती, यूँ समझ लीजिए, कुछ क्लासेस जो अपन अभी करेंगे ये पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी को लेके है। तो बातों बातों में हम जीएसटी पूरा घूम के आ जाएंगे और पूरा जीएसटी क्या है वो समझ लेंगे। तो जीएसटी तो अपना हफ्ते भर में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो रहेगा वो तो बस आप जानते हैं फॉर्मेलिटी रहेगी कि उसको पूरा कंप्लीट करना है। हाँ ठीक है, ये चैप्टर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। तो बस आपने ऐसा किया, वॉल्यूम 1 और 2 ख़त्म हो गया। ठीक। तो वो आगे का हिस्सा रहेगा। बट उसको करने के लिए, वैसा आप बोल पाएँ उसके लिए, इनिशियल इंट्रोडक्शन को समझना कंसेप्चुअली इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था जीएसटी जो आया वो कब आया था? कल अपन ने एक बैच भी आपके लिए डेडिकेट कर दी थी क्या? सितंबर 26 का एक बन गया था क्या आपके लिए? यस। तो मैंने आपके लिए अलग से एक शीट भी बना ली, सितंबर 26 बैच। तो ये फाइनल हो गया। और अपन ने आप इस बैच का कोई एक टारगेट भी सेट कर लिया था क्या? कितना टारगेट सेट किया था? मिनिमम? और मतलब ये मिनिमम है? 100 में तो नहीं समझ रहे ना आप? मैं खाली जो भी बात करता हूँ मैं जीएसटी की बात करता हूँ, मैं टोटल में बात नहीं करता। टैक्सेशन 100 मार्क्स का है, जीएसटी 50 मार्क्स का। तो 50 का टारगेट बता रहे हो कि 100 का बता रहे हो आप? 50 में कितना? ये क्या 48 से 50 तक नहीं बोल पा रहे हो क्या आप? मैंने रेंज दिया था, मैंने 48 ही नहीं बोला था। तो 48 से 50 है। इसमें 50 ले भी आओगे तो नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि इनकम टैक्स में 50 नहीं आएगा। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में तो ओवरऑल 99 पे लाके ही रुकोगे। तो ओवरऑल 100 नहीं जाने वाला, चिंता मत करिए। ठीक। तो आप अगर किसी को लगता है इनकम टैक्स में 50 आ गया तो जीएसटी में 49 में रोक देना। इसीलिए मैंने आपको रेंज दिया 48 से 50। इज इट अचीवेबल? हाँ कि ना? 100% अचीवेबल। तो आपको टैक्स का पेपर पास कौन कराएगा?
जीएसटी, तो फिर इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हो? ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप या ऑन एयर जाने का शौक है तो करेक्ट। तो आप अपने उन सब चीज़ों के लिए इनकम टैक्स की स्कोरिंग को पढ़ रहे हो, बट अदर देन दैट पर्पस हमारा क्लियर है डे वन से कि टैक्स का पेपर तो अकेले आप इसी से पास कर लोगे, इतना गारंटीड है, ठीक। और माइनस मार्किंग होती नहीं तो बच गए, वरना इसमें स्कोर करते वहाँ माइनस कर देते तो फिर भी एक बार मैं सोचता। तो पास तो आप इसी पेपर से हो जाएंगे, तो आपको टैक्स में पास होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, और वो काम है कि घर से उठ के आपको यहाँ तक आना है, तो उतना आप कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा टैक्स के पेपर। तो अपन जो बात कर रहे थे जीएसटी इन इंडिया इन इंट्रोडक्शन, तो बात बात में मैंने आपको, आप जानते थे वो चीज़ रिकॉल करवा दी कि जीएसटी जो है वो इंडिया में काफ़ी समय बाद लॉन्च हुआ था, और उसकी लॉन्च डेट क्या थी? तो लॉन्च डेट थी 1 जुलाई 2017। तो ये तारीख तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उस तारीख को अपन ने एक नाम दिया था, तो वही तारीख को आप बोलते हैं अपॉइंटेड डे। तो कल को 15 के एमसीक्यूज भी है ना, तो अनलाइक ऐसे एमसीक्यूज हम ऐसे बनाते भी चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द अपॉइंटेड डे इन जीएसटी, कल को एक सवाल आपसे ऐसा पूछ सकते। और अगर ऐसे एक सवाल पूछ ले, हमने तो हर एरिया, हमने 48 से 50 के हिसाब से बात कर, अनलाइक है, मैं उम्मीद नहीं करता आज की तारीख में इंटर लेवल पे आपसे ऐसा कोई सवाल पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो कभी आईसीआई ने आपके मजे लेने हो तो ऐसा कर सकता है। तो ये शुरुआत है कि एमसीक्यूज किस प्रकार से आ सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए मैंने अलग क्लास थोड़ी लगानी है कि आपको मैं बोलूंगा चलो आज पूरा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो अपनी क्लास ऐसे चल रही है उसी से एमसीक्यू ऐसे बनते हैं और ऐसे एग्जाम में छप जाएंगे कि 1 जुलाई 2017 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, 4 ऑप्शन दे देगा, इट इज कॉल्ड अपॉइंटेड डे अंडर जीएसटी, हो गया फिर एक नंबर आपका। तो आपको एक लाइन दिख रही है, मेरे को उसमें 2 एमसीक्यू दिख रहे, ठीक। तो 1 जुलाई 2017 जो डेट है इसी को बोला जाता है अपॉइंटेड डे। पर उम्मीद मत करिएगा आज की तारीख में ये सवाल नहीं आना चाहिए, आया तो मतलब समझ जाना इससे ज्यादा, मतलब फिर तो अपने टारगेट को डबल कर देना, जो आपने टारगेट सेट किया था जीएसटी में उसको डबल कर देना, ठीक। क्योंकि फिर उससे ज़्यादा आसान अटेम्प्ट और तोहफा आपको मिल नहीं सकता अगर एग्जाम में ऐसा सवाल कोई आ गया तो, ठीक। जीएसटी जब नया नया आया था तब आप उम्मीद कर सकते थे ऐसा सवाल आता भी था, बट अब आज की तारीख में कोई रेलिवेंस नहीं है इसका। लेकिन एक नाम और दिया गया था जीएसटी को, वो आप सभी ने देखा था कि जीएसटी के एक ऐसे कई सारे नाम हैं, उन कई सारे नामों में एक नाम था वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, टैक्स मतलब कर, तो वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स इसका मतलब कि आज पुराने जमाने में आप देखते थे प्री जीएसटी एरा, हम जीएसटी के डिस्कशन को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक प्री जीएसटी एरा और एक पोस्ट जीएसटी एरा। जीएसटी आने से पहले क्या था और आने के बाद क्या। तो प्री जीएसटी एरा में ऐसे कई सारे प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस मतलब आप देखते थे पुराने जमाने में जो व्यक्ति, ऐसा आपको कहावत में सुनाया जाता था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको वैसा, मतलब वैसी सजा मिलती थी। नरक में जो भी व्यक्ति जैसा जाता था, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज ही हैज कंडक्टेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, फिर उसको वैसी सजा मिलती थी। किसी को कढ़ाई में डाला जाता था, किसी को गरम तेल, किसी को ठंडे तेल, अलग अलग टाइप से आप देखते थे, जैसी जैसी करनी वैसी भरनी होती थी। ऐसा आपको मतलब कभी ना कभी एज अ स्टोरी बताया गया था, रियलिटी में तो कभी किसी ने देखा नहीं अपार्ट फ्रॉम द पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी सोचिए, तो टैक्सेस में भी बिल्कुल वैसा ही था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको वैसा टैक्स भुगतना पड़ता था। कहने का मतलब इसने मैन्युफैक्चरिंग का पाप किया, बनाता है बैठ के चीज, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का पाप करता था उसको कंट्री में एक टैक्स देना पड़ता था कॉल्ड एज एक्साइज। तूने सर्विस देने का गुनाह किया तो जो कंट्री में सर्विस देता था उसको एक टैक्स देना पड़ता था कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। अच्छा, बेचना नामक पाप करता है तो जिसने बेचने का काम किया उसको कंट्री में एक टैक्स देना पड़ता था कॉल्ड एज, पुराने जमाने में बोलते थे सेल टैक्स, फिर उसके बाद आया वेट, तो उसको वेट देना पड़ता। अच्छा, बाहर से सामान लाता है, बाहर मतलब दूसरे स्टेट से, तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था कॉल्ड एज एंट्री टैक्स, करेक्ट। लोकल बॉडी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के प्लिथोरा ऑफ टैक्सेस होते थे, तो जैसी करनी वैसी भरनी होती। तो ये सब अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते थे। तो आप पहले सामान बनाओ तो आप बना देते थे एक्साइज,
बनाओगे नहीं तो बाहर से मंगवाओगे। बाहर से अगर कंट्री के बाहर से मंगाया तो आप एक टैक्स देते थे कस्टम। बना के करोगे क्या, बेचोगे, बेचने पे आप एक टैक्स देते थे कॉल्ड एज वेट। लोकल बेचोगे तो दोगे वेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचोगे तो टैक्स दोगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। करेक्ट, ये सब नाम है, बस नाम आप यूज हो जाइए। तो आप टैक्स देते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर बेचा है तो उसके बाद कुछ कमाओगे, तो अगर कुछ बच गया उसके बाद कुछ कमाया तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता था इनकम टैक्स। तो बोले ये तिल तिल करके क्यों मारना, जब मारना ही है किसी व्यक्ति को तो एक ही बार में उसका काम खत्म कर दो। वो प्रोडक्ट बना रहा है, बना के बेच रहा है, बेच के कमा रहा है, कमा के टैक्स ले रहा है, उसी बीच में सर्विस दे दी तो सर्विस टैक्स ले लिया, बाहर से मंगा लिया तो एंट्री टैक्स दे दिया, बेचा तो वेट ले लिया, दूसरे स्टेट में बेचा तो सीएसटी ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग खुद किया तो एक्साइज ले लिया, बाहर से मंगाया तो कस्टम ले लिया, और उसके बाद पूछते कुछ कमाया क्या, तो फिर इनकम टैक्स दे दो। तो जब इतने सारे बार उसको हलाल करना है तो एक ही बार में उसका काम तमाम कर दो। वो तो पैदा ही टैक्स देने के लिए हुआ है, उसका जन्म ही उसके लिए हुआ है। तो ऐसा हजारों प्रकार के टैक्सेज आप देखते थे लगा करते थे व्यक्तियों पे। तो जब इतने सारे टैक्सेज लगते थे तो गवर्नमेंट ने भी बोला बात तो सही है, इतना तड़पा तड़पा के क्यों मारना, एक ही बार में खत्म करो, लाओ जीएसटी। तो अब क्या है, अब ये सब कुछ नहीं लगता। आज की तारीख में आप देखें एक्साइज खत्म, वैट खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, एंट्री टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय खत्म, एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी वाला खत्म। करेक्ट, तो ऐसे कई सारे टैक्सेस, सर्विस टैक्स खत्म। तो ये जितने भी ऐसे वैरायटी ऑफ टैक्स जो प्री जीएसटी एरा में लगा करते थे वो सबको खत्म कर दिया, और सबको खत्म करके क्या लाया, वन नेशन वन टैक्स, इस प्रकार से नाम पड़ा। तो वन नेशन वन टैक्स का लॉजिक क्या, कि इतने सारे टैक्सेस को खत्म करके कंट्री में एक कानून लाया गया जिसका नाम है जीएसटी। अब ये जो कानून लाया गया तो ऑब्वियसली 1 जुलाई 17 को लाया गया, लेकिन 30 जून 17 को मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था कि भारत बंद। और भारत बंद का रीजन क्या बताया गया, कि जीएसटी आ रहा है। तो 30 जून 17 जब ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक थी, किस बात को लेके, नॉट इन फेवर ऑफ जीएसटी बट अगेंस्ट जीएसटी, मतलब सोचो लोग अगेंस्ट है जीएसटी कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। अब सवाल यह है कि कल लॉन्च डेट है और आज भारत बंद कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो अपोज। बोले ठीक है कारण बताओ अपोज का, बोले हमने सुना है, बोले डेंजरस वर्ड, क्या सुन लिया तूने, बोले हमने सुना है कि सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज बहुत लो रहता है। एक बात समझा, अगर पासिंग परसेंटेज लो रहता है तो 5 लोग ऑन एयर कैसे आ गए। इंडिया का पासिंग परसेंटेज लो हो सकता है, लेकिन इन बेंचेज में बैठे हुए का पासिंग परसेंटेज क्या वो जरूरी है लो होगा। ऑल ओवर इंडिया की बात करो तो इंडिया तो 140 करोड़ है ना, मुझे कितने सारे लोग सीए इंटर का एग्जाम देते होंगे, तो जरूरी है सब आप जितने मतलब मेहनत करते होंगे, मतलब करते तो सब है लेकिन इतनी मेहनत जितनी आप करते हो, देखो आपके चेहरे। करेक्ट, तो मीनिंग बाय प्राउड होता है कि नहीं खुद पे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि पासिंग परसेंटेज में कुछ आप भी हो सकते हैं और दूसरे वाले भी होते हैं। तो कहने का मतलब मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे, बट सोचिए कि हमने सुना है कि बहुत मुश्किल कानून है। बोले अभी कानून आया नहीं, उससे पहले तुझे पता है कि मुश्किल कानून। बोले नहीं हमने सुना है। अच्छा चल बता क्या मुश्किल है। वो नहीं, हमने सुना है बहुत मुश्किल है, तो क्या डिफिकल्टी लेवल है वो तो बताओ। बोले वो नहीं पता। हमने सुना है कि अभी एक एक महीने में सबको 3-3 रिटर्न डालने पड़ेंगे, एक एक महीने में 3-3 रिटर्न, और एक महीने का 3 रिटर्न मतलब साल का 36। ये कैलकुलेशन बराबर चलता है, कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए इसके लिए। तो साल के 36 रिटर्न, उसके बाद पूरे साल का आगे चल के सीखेंगे कि एक और रिटर्न होता है जिसको आप बोलते हो एनुअल रिटर्न। एनुअल वो पूरे साल का एक होता है, मतलब 37 रिटर्न्स। एक व्यक्ति जीएसटी में एक साल में 37 रिटर्न डालेगा, और 37 रिटर्न भी कहां का, मतलब मान लो जिस जगह वो बिजनेस कर रहा है रजिस्टर्ड, तो उस जगह पे 37 रिटर्न फाइल करेगा। तो अगर मैं कौन हूं, रिलायंस, जिसका ऑल ओवर इंडिया काम है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। अब अलग अलग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, तो रिलायंस ने पूछा, या ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं जिनका ऑल ओवर इंडिया रजिस्ट्रेशन है, वो पूछती है कि भैया हमको कितना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बोले वेरी सिंपल, 37 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो अगर जितने स्टेट है, अगर मैं मान लूं जितने स्टेट है, हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रेशन भी अगर आपने लिया है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका ऑल ओवर इंडिया हर जगह काम है, जैसे रिलायंस हर स्टेट में, करेक्ट, तो जिसका हर स्टेट में काम होगा उसको अगर पूछा जाए कि कितने रिटर्न फाइल करने, बोले वेरी सिंपल 37 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स, बोले उतने रिटर्न एक साल में फाइल करना 1 करोड़। इसका मतलब इतने सारे रिटर्न कौन फाइल करेगा, इतने कंप्लायंसेस कौन करेगा? तो वी डोंट वांट जीएसटी। तो इस वजह से भी बिजनेसेस जो है वो जीएसटी के अपोज में थे कि हमको जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमने डेट निकाल चुकी थी, पंडित से मुहूर्त निकाल चुके थे, 1 जुलाई शुभ दिन था, नारियल फोड़ना तय हो चुका था, नारियल खरीदा भी जा चुका था, तो डेट तो पोस्टपोन हो नहीं सकती, पंडित जी आ चुके हैं, तो लॉन्च तो 1 जुलाई को ही होना था, 1 जुलाई को लॉन्च हो चुका जीएसटी। और अब 1 जुलाई को लॉन्च हुआ तो चलो जीएसटी क्या है उसमें तो हम एंटर कर ही रहे बातों बातों में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये तो जान लूं, क्योंकि आप नए नवेले आए हैं अभी, कि जीएसटी तो बात की बात है, पहले मैं ये तो समझ लूं आप टैक्स के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और नो अबाउट द टर्म टैक्स? यस, आप में से क्या जानते हैं टैक्स के बारे में? एज अ सब्जेक्ट पढ़ने आए हो टैक्स, जीएसटी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन पहले ये तो जान लो आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैक्स? सोर्स ऑफ इनकम, वन ऑफ द रीजन व्हाई वी एंड अप नॉट स्कोरिंग इन इंटर। नहीं, जवाब गलत से आई डोंट माइंड, लेकिन मैं अब आपको रीजन बताते चल रहा हूं कि क्यों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अप नॉट स्कोरिंग मार्क्स एट इंटर लेवल। कि आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है और आप उसका जवाब क्या देते हैं। आपको लगता है कि आपने सब लिखा है, पर जब आप अपना आंसर खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल पूछा गया था और आपने जवाब क्या लिखा। मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैंने आपसे सवाल किया कि व्हाट इज मेंट बाय टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है? मतलब एक सिंपल तरीके से बोलूं तो मैं आपसे टैक्स की डेफिनेशन जानना चाहा। आपने मुझे जवाब क्या दिया कि टैक्स एक सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब आप मुझे क्या जवाब दे रहे हो? टैक्स की विशेषताएं बता रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स जस्ट लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूं राम कौन है, राम कौन है, हु इज राम? आप बोलते हो राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब आपके हिसाब से आपका जवाब सही है, लेकिन सवाल है मैं आपसे पूछना क्या वाला था, सवाल क्या था? मैं आपसे पूछना चाहता था राम कौन है, और आप मुझे उसकी विशेषताएं बता रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राम हमको पता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राम, सवाल ये है। तो मैंने आपसे टैक्स की विशेषता नहीं पूछी कि ये गवर्नमेंट की कमाई है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स कि उससे गवर्नमेंट की कमाई होती है, फीचर ऑफ टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स का मतलब क्या? अनदर ट्राई। थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश हो। एन ऑब्लिगेशन एज अ डे वन, मैं इतना नहीं समझता हूँ, मैं आपका टैक्स वैक्स का टीचर नहीं हूँ, ठीक, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत एवरेज आती है और आपको समझा सकूँ उतनी आती है। तो एन ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल सही बात है ये कि टैक्स क्या है, टैक्स बोल सकते हैं, लेकिन और थोड़ा बेटर तरीका यूनिलेटरल। अब आप जानते हैं थोड़ा सा ये बातें कहाँ से आ रही है, मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक बाईलेटरल होता है, एक यूनिलेटरल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीचर, ठीक। तो यूनिलेटरल मतलब आज आप ही ने टैक्स देना है, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? एक लाइन में लिखता हूँ, आप बताइएगा सही है कि गलत है। कि टैक्स का मतलब क्या? टैक्स इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं टैक्स इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट, इसका मतलब इससे क्या सीखा आपने? कि टैक्स एक पेमेंट है जो हमें करना पड़ता है, किसको? गवर्नमेंट को। पर क्या ये कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर हम बात करें, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि टैक्स कंट्री में कौन कलेक्ट कर सकता है? गवर्नमेंट। तो क्या आप और मैं एक दूसरे से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? चल जा, आज मैं तुझसे टैक्स वसूलूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, उसे वसूली कहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो
टैक्स और वसूली दोनों में फर्क क्या है? बस एक ही चीज का फर्क है। क्या क्या? टैक्स इज अ काइंड ऑफ वसूली, ये वसूली ही है, बस फर्क ये है कि ये वसूली गवर्नमेंट करती है, और क्योंकि गवर्नमेंट करती है इसलिए इट्स लीगल, ये लीगलाइज्ड लूट है। टैक्स इज अ लीगलाइज्ड लूट कंपेयर टू एक्सटॉर्शन जो कि इलीगल माना जाता है। तो एक्सटॉर्शन और टैक्स में फर्क क्या है? टैक्स भी देने का आपका मन नहीं करता, एक्सटॉर्शन का पैसा देने का भी आपको मन नहीं करता, मन तो आपका ये सब चीजों में करता ही नहीं है। लेकिन एक्सटॉर्शन वाला भी पैसा लेके चला जाता है, टैक्स वाला भी पैसा लेके आपसे चला जाता है, ठीक। बस फर्क ये है कि कल को जिसने एक्सटॉर्शन से आपसे पैसा लिया था, आप कल को थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो एक्सटॉर्शन वाला पैसा आप वापस मंगवा सकते हो कोई लीगल कोर्स से। लेकिन टैक्स एक बार गया तो गया, तो ये लीगलाइज्ड लूट है एक तरीके से। पर जब पेमेंट की बात होती है, इससे ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कंट्री में टैक्स कौन कलेक्ट करता है? केवल गवर्नमेंट। तो आप और हम टैक्स नहीं लेते, टैक्स लेने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? ओनली इट्स अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। पर अब पेमेंट टू द गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई पेमेंट तो दो प्रकार के होते हैं। सोचिए, पेमेंट तो आज दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो मैं अपनी मर्जी से करता हूं, मतलब इट्स एट माय ऑप्शन, वॉलेंटरी, और एक होता है कंपल्सरी। अब हम लीगल बात कर रहे हैं। अगर मैं खाली गवर्नमेंट ये बोल दे टैक्स इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट, तो पढ़ने वाला तो उसको कुछ भी समझ सकता है। भाई पेमेंट टू द गवर्नमेंट है, इसका मतलब गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि हाँ ठीक है, मर्जी है तो पेमेंट कर देना, नहीं होगा तो ठीक है देख लेना, इतना कोई जरूरी नहीं है। तो इट मतलब इट इज वॉलेंटरी। और एक होता है कि नहीं नहीं भैया, टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी हो चाहे नहीं हो। तो क्या लगता है, टैक्स इज अ वॉलेंटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट और अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट? तो आप देखिए, एक बच्चा है जो लिख के आता है टैक्स इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट, दूसरा बच्चा है जो लिख के आता है टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अपने आप समझ जाइए, लाइन तो दोनों ने लगभग वही लिखी, पर एक वर्ड से किसकी लाइन का मतलब कितना बदल गया। जिसने खाली पेमेंट बोला तो एग्जामिनर उसके आंसर को ये सोच के चेक कर सकता है, अच्छा मतलब इसके हिसाब से मर्जी हो तो पे करो, नहीं है तो नहीं भी चलेगा। तो इसका मतलब मैंडेटरी और ऑप्शनल दोनों है, मे और शेल, करेक्ट। और इसके हिसाब से तो शेल मतलब देना ही पड़ेगा। तो ज्यादा करेक्ट अप्रोच किसकी दिख रही है? जिसने स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात की। तो इंटर में आपने नंबर तभी मिलना है जब आप स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करें। अगर आपने इधर उधर जनरलाइज किया बातों को, करेक्ट, तो यूं समझ जाइए ये 48 से 50 के सपने इस सब्जेक्ट में, और बाकी इंटर लेवल पे सपने भूल जाइएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट है सीधा टू द पॉइंट आपका सवाल है, टू द पॉइंट आपका जवाब होना चाहिए, ठीक। तो इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं तो बताओ ज्यादा क्लैरिटी लाते हैं कि नहीं वर्ड, कि टैक्स इज अ पेमेंट की बजाय टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो आज क्या मैं बोल सकता हूं कि टैक्स क्या है? पहला ही सवाल, तो इसका जवाब मैं बोल सकता हूं कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। तो फिर अगला सवाल आता है, क्यों भाई टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट क्यों करूं? जस्ट बिकॉज बोल दिया किसी ने तो पेमेंट करना पड़ेगा, काय को करूं? बोलो। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, तो मेरा अगला सवाल, बोल दिया तो मान थोड़ी लेंगे, क्यों करूं? वाई वाई शुड वी पे टैक्स? वाई शुड वी पे टैक्स? बिकॉज वी पे बिकॉज वी रिसीव सर्विसेज। ऑब्वियसली सामने लिखा हुआ था, ठीक। लेकिन सर चलो ठीक है, अब आपने बोला है, खड़े होइए, थोड़ा दो चार सवाल जवाब। मैंने पहले ही बोला था क्लास अपनी वन वे कम्युनिकेशन पे नहीं होगी, प्रवचन मोड। तो सर्विसेज, कुछ एक आध एग्जांपल दो सर्विस का जो गवर्नमेंट देती है। भाई गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्स मांगा है कि आपको इनकम टैक्स देना है, मैंने बोला क्यों देना है? जबरदस्ती। आपने बोला सर सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, मैं बोला ठीक है एग्जांपल बताओ, ऐसी कौन सी सर्विस दे दी जिसका पैसा मुझसे मांगने आ गई? कोई एक आध तो सर्विस देती होगी, आपने सोच के बोला होगा। क्या सर्विस देती है गवर्नमेंट? को एक आध सर्विस बोलो। रोड, ओके चलो रोड, हाँ एक एक करके आता हूँ मैं। रोड, एक मिनट, रोड रोड पे आता हूँ, पहले मैं रोड पे आता हूँ, बैठो। मतलब मैं रोड पे आता हूँ मतलब
रोड के एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी बातों का लिटरल मीनिंग तो नहीं निकालते हैं, ठीक। तो अभी फॉर एग्जांपल आपने बोला अच्छा गवर्नमेंट रोड बना के देती है, इंडियन रोड देखिए, कई बार कई सड़क जब आप जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता, यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट कि रोड में पॉट होल है कि पॉट होल में रोड है। जिनको पॉट होल समझ नहीं आया तो ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने इसलिए बोला था मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ, पर आपको समझा सकूँ उतनी तो जानता हूँ, पर अगर आपको वो भी समझ में नहीं आया तो पॉट होल मतलब गड्ढा, करेक्ट। तो कई बार आपको ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ठीक। तो ये हम ज़्यादातर लोग मानते हैं, ठीक। अब सोचिए आपने बोला कि रोड देती है इसलिए टैक्स, तो रोड देती है तो क्या मैं रोड टैक्स नहीं देता? आज गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पे मुझे रोड टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। सड़क में चलते हो, कई बार जाते हो तो टोल टैक्स लगता है, तो मैं बोल रहा हूँ वो सब दे ही रहे हो, फिर इनकम टैक्स खाए को भाई, किस बात का इनकम टैक्स? फिर वो सब हटाओ, वो सब फ्री करो। हाँ बोलो मैडम, अगले में आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अब मैडम ने मुझे दूसरी ओर ले गए, ठीक है। आप जैसे जैसा मुझे बताएंगे मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा। मतलब अब हॉस्पिटल में देखने गया किसी को, ठीक। तो आपने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना के देती, तो इलाज फ्री में हो जाता है। स्कूल, स्कूल बनाती है तो पढ़ाई फ्री में हो जाती है, पैसे नहीं लगते उसके। मैं बोलता चलो ये सब कर रहे हो तो वो सब फ्री कर दो, तो फिर समझ में आता है कि आई एम पेइंग इनकम टैक्स। तो क्या उनके पैसे नहीं लगते? क्या इलाज के पैसे नहीं लग रहे? कि पढ़ाई के पैसे नहीं लग रहे? चलो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? गवर्नमेंट। ज्यादातर स्टेट में आज भी इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है? गवर्नमेंट की कंपनी। जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें तो CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन है? एक गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। ज्यादातर स्टेट में गवर्नमेंट ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है। कुछ एक जगह है जहाँ पे अब प्राइवेट लोग भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ आपको अदानी की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो वो कुछ एक स्टेट्स में, बट ज़्यादातर स्टेट्स में तो अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाइड है। तो आज गवर्नमेंट मुझे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस देती है, तो क्या मंथ एंड में इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भेजती? जस्ट बिकॉज मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसकी तारीफ ही करूँ ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हाँ भाई नहीं टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना, देना ही चाहिए। पहले तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्यों, क्यों देना है भाई? नहीं देना है मेरे को टैक्स। आप यूं समझिए साल भर मैं मेहनत करूं, थोड़ा बहुत कुछ कमाऊं, 1-2 करोड़ कमा लिया है, और उसमें से अचानक से कोई व्यक्ति आया एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, और बोले जो भी कमाया है उसका इतना % हमको दे दो टैक्स के नाम पे। कितना? अभी तक परसेंटेज कुछ बताए होंगे आपको, तो चलो अभी मैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है आपको अभी शौक चढ़ा है, हर चीज जो भी होती है तुरंत कैलकुलेट कर दो। तुम बोल दो 30%। अब 1 करोड़ पे 30%, 30 लाख। फिर आप जानते हो उस पे मिनी मेगा सरचार्ज वो सब लगते हैं, मुझे पता है, मैंने पहले ही बोल दिया, आप एक्चुअल कैलकुलेशन मत करो मेरे सामने। मैं एक टेंटेटिव चीज बता रहा हूँ आपको, तुरंत बैठो, 0 से 2.5 लाख, 0 से 5 लाख, 0 4, 0 8, 0 12, वो सब मैं जानता हूँ, आपको अभी अलग टाइप का शौक चढ़ा हुआ है, ठीक। तो वो ठीक है, वो शौक रहना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लो पूरा 30% लग रहा है, तो 1 करोड़ पे 30%, 30 लाख, ऊपर से फिर सरचार्ज, छोटा मोटा नहीं, हाँ, अलग अलग टाइप के सरचार्ज लगते हैं। हाँ वो भी पता है मेरे को, आपको परसेंटेज भी पता है कि कब 15, कब 25, कब 37, ऐसा अलग है, ठीक, आई नो दैट। अभी बोलो कौन सा मैं आपको एक्चुअल इनकम बता रहा हूं, तो अभी समझ लो 37% सरचार्ज, 30% टैक्स, मतलब 1 करोड़ किसी ने कमाया, 40 लाख रुपए प्लस माइनस करके, फिर ऊपर से हेल्थ एजुकेशन से ऐसा अलग। अच्छा 4% लगता है, मुझे नहीं पता था, वो कमाए उनको पता रहता है ना। तो एज ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फॉर एग्जाम्पल
इतना सब टैक्स लगता है। 1 करोड़ में मान लो ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए मुझसे टैक्स मांग लिया। मतलब साल भर मेहनत मैं करूं, 1 करोड़ मेहनत से मैं कमाऊं, और कोई आए और बोले भैया 45 लाख दे दो साल का। इस बात का भाई हलवा है, 45 लाख दे दो। मतलब 12 महीने की कमाई जो है उसमें समझ लो 4 महीने की कमाई तो गवर्नमेंट ले जाती है। तो 12 महीने काम करो तो 8 महीने आप रखो, 4 महीने का पैसा गवर्नमेंट को दो। किस बात के लिए? क्योंकि सर्विसेज, वो सर्विसेज क्या फ्री है? इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर दो, सड़क जो है उसका बाकी पैसा लेना बंद कर दो। किस बात का टैक्स? जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर ऑफ टैक्स, तो वी शुड सपोर्ट टैक्स। इस गलतफहमी मत रहिएगा। जस्टिफाई करिए तो मैं आगे बात करूंगा कि टैक्स देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एट लास्ट तो मैं लाऊंगा आपको कि टैक्स क्यों देना चाहिए उस बात पे। लेकिन पहले जस्टिफाई तो करिए क्यों टैक्स, मैंने नहीं देना टैक्स। एज ए टिपिकल इंडियन मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को कोई पता नहीं कौन सा मेरे घर के बाहर की सड़क बनती है, वो तो हमेशा टूटी रहती है, तो व्हाई शुड आई पे टैक्स? कौन सा बिजली बिल जो आप ये जो रोड की इलेक्ट्रिसिटी आप चालू करते हो, वो मेरे घर की लाइट तो हमेशा बंद रहती है, वो वाली स्ट्रीट लाइट, व्हाई शुड आई पे टैक्स? और बोलो और कौन सी सर्विसेज लाओ? सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल, कंट्री की सिक्योरिटी टाइट रहनी चाहिए, ये अपन मानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन एक बात समझाओ, अभी किसी ने बाहर से बम फेंका, करेक्ट, ये ज्यादातर सिक्योरिटी की जरूरत किसको होती है? बॉर्डर स्टेट्स। मैंने बोला उनसे लो ना, जो जम्मू कश्मीर में रहता है, जो गुजरात में रहता है, जो बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं, आप उनसे टैक्स लीजिए। मैं तो कहां रहता हूं? सबसे बीच में, सेंट्रल इंडिया। तो कल को कोई बम भी फेंकेगा तो क्या कोई सिक्योरिटी वाला बचा पाएगा? वो तो वैसे भी नहीं बचा पाएगा। तो अगर मरना है तो वो तो वैसे ही मरना है, अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन सा बचा लोगे? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन पैसा तो उनसे लो ना जिनको आप सिक्योरिटी दे रहे हो। हमको क्या सिक्योरिटी दे पाओगे? एज ए टिपिकल इंडियन मैं बात कर रहा हूं। अब ये मत समझिएगा कि मैं फेवर में हूं कि अगेंस्ट में हूं। मैं तो बात कर रहा हूं कि भैया क्यों, मैं क्यों पैसा दूं? संभालो, ठीक है तुम सड़क बनाओ, मेरे घर के बाहर की सड़क बनाना, और उसके बाद भी पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, पर शर्त यही है कि फिर ये सड़क में कोई और नहीं चलना चाहिए, मेरी चीज होनी चाहिए। मैं तो पैसा तभी दूंगा ना, मैं मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख सकता हूं, उसका पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप बोलोगे आर्मी का पैसा मुझे देना, मैं क्यों दूं? व्हाई शुड आई बियर द कॉस्ट? बोलो। ये तो बहुत ही मतलब मतलब 140 करोड़ में बस जितना सीए का पास परसेंटेज होता है, ये वो वाली बात हो गई कि जो कैपेबल है वो देंगे। तो ठीक है, फिर उन्हीं से लो ना, उन लोगों से ही लो, बाकी लोग क्यों दे? खाली मरून वाले दे सकते हैं टैक्स, हरे वाले क्यों दे? फिर वो नहीं देंगे टैक्स। मतलब बस मरून से क्योंकि वो कैपेबल है तो आप मरून वालों से टैक्स ले लो, हरे वालों से कुछ टैक्स मत लो। क्यों? उन्होंने नहीं रहना है कंट्री में, क्या आप ही नहीं रहना है बस कंट्री? आप जैसे हैं कितने कैपेबल, सवाल ये है। फिर इतने, बस मुट्ठी भर लो उनसे टैक्स। मुझसे क्यों ले रहे हो? एज अ टिपिकल इंडियन बात कर रहा हूँ, मुझसे क्यों ले रहे हो? आई एम इनकैपेबल। उसको ये भी नहीं पता इनकैपेबल बोलते हैं कि नॉन कैपेबल बोलते हैं कि अनकैपेबल बोलते हैं, अभी तो उसको ये भी नहीं आता। सोचिए, व्हाई शुड आई पे टैक्स? पहले जस्टिफाई। जस्ट बिकॉज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, या तो वो सर्विस फ्री कर दो तो समझ में आता है। ठीक, और कोई आना चाहता है अपने रीजन के साथ कि इसलिए टैक्स देना चाहिए? एडमिन, हाँ, नहीं तो मतलब ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, आईएएस आईपीएस, इनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो मेरा ही पैसा मिला था सैलरी देने के लिए उनको। हाँ, तो ये जितने भी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हैं,
उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए आप टैक्स दीजिए, इसलिए टैक्स दो। मतलब मेरे को ये बोला जा रहा है कि टैक्स इसलिए दिया जाए ताकि मैं हम उन लोगों को सैलरी दे सके। मत करो ना काम। वैसे भी एक क्वेश्चन मार्क है, मत करो बोलने की जरूरत ही क्या है, करेक्ट, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है मैं क्यों दूं, वाई शुड आई पे टैक्स। अरे बात समझ में। तो आज ऐसा है, अभी तक तो मैं अदर साइड ऑफ द कॉइन था, अब बात करते हैं रियलिटी कि वाई शुड वी पे टैक्स। तो नो डाउट आज गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है वो सर्विसेज के पैसे भी तो आपसे अलग से लेती है, लेकिन सवाल है क्या सारी सर्विसेज के पैसे लेती है? नहीं। आज आपने देखा, मैंने आपको बोला रोड टैक्स आप देते हैं, अब सवाल है रोड टैक्स कौन देता है? जो गाड़ी खरीदता है। साले गाड़ी कितने लोग खरीदते और रोड में कितने लोग चलते? आज मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है, वो रोड में चल रहा है, गाड़ी खरीदी है उसने, अपने लेवल की खरीदी होगी जो घर के अंदर ही चलती है, लेकिन क्या रोड में चलने वाली गाड़ी खरीदी है? नहीं खरीदी है। अब अगर उसने गाड़ी नहीं खरीदी है लेकिन रोड में चल रहा है, अभी कल को गवर्नमेंट बोल दे भैया जो हमारी सर्विसेज के पैसे देगा वो सर्विसेज वही इस्तेमाल करेगा, तो कल को गवर्नमेंट फिर ऐसा बोलेगी चलो अंदर चलो, टैक्स दिया मुन्ना तूने नहीं, हाँ तो रोड में नहीं चलते बेटा, ऐसा घर चलो घर, ऐसा उसको रोड में चलने से मना कर सकती है? मना कर सकती है? नहीं। एक बार अगर हमने रोड बना दी तो सबके लिए, गवर्नमेंट डज नॉट डिफरेंशिएट कि किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया। एक बार पार्क बन गया तो कौन यूज करेगा? एनीवन एवरीवन, करेक्ट। क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? तू पार्क में रहेगा तू नहीं रहेगा, मरून नॉट अलाउड, हरे ओनली अलाउड, ऐसा कर सकता है डिफरेंशिएशन? एक बार वंस अ सर्विस इज रेंडर्ड इट्स फॉर ऑल, करेक्ट। क्या उनमें गवर्नमेंट डिफरेंशिएट करती है क्या? नहीं। अब आपने सिक्योरिटी बोला, हमको पता है अब जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए अगर हम आपसे अलग से पैसा मांगते हैं, आज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? बिगेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होता है? डिफेंस। तो आज आप देखते हैं डिफेंस, तो डिफेंस पे ऐसे हजारों करोड़ खर्चा होते हैं, लाखों करोड़ खर्चा होते हैं, करेक्ट। कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, कभी इधर वाला फुलझड़ी जला देता है, कभी इधर वाले से कुछ बातचीत हो जाती है, तो फिर वो डराएंगे धमकाएंगे, तो अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए ना एक आध छोड़ने के लिए। तो अपन भी अच्छा फिर फाइटर जेट या अलग अलग प्लेन लाते हैं, कभी रफाल लाते हैं, तो ये सब जो हम लाते हैं आ जाता है 100 200 500 1000 कितने में मिलता है? कौन सी दुकान में कितना लगता है जानते हैं ना आप? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? आज सोचिए, आज आपको आपकी जो भी जरूरतें पूरी करनी है, तो जब आपको अपनी जरूरत पूरी करनी है हर चीज के लिए पैसे तो लगेंगे। तो आज आप देखिए आपकी जो भी जरूरत है अगर आपने उसको पूरा करना है, तो आप देखते हैं हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मिनिमम मिनिमम एक, मैक्सिमम तो हो सकते हैं, तो जो कमाता होगा, तो वो कमा के अर्निंग करके लाता होगा, और उन पैसों से फिर घर में जो भी लोग हैं वो सबकी जरूरतें पूरी होती होंगी, करेक्ट। तो इसका मतलब जैसे आपकी जरूरतें हैं वैसे कंट्री की भी तो जरूरतें हैं। जब कंट्री की जरूरत है, कंट्री की जरूरतें क्या है कि भैया कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, कंट्री का सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, करेक्ट। कंट्री में जैसा आपने बोला एयरपोर्ट्स की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन, ये सब ताबड़तोड़ होनी चाहिए, करेक्ट। सड़कें जबरदस्त होनी चाहिए, पार्क फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब सभी चाहते हैं ना, आप हर चीज चाहते हैं। अब जब सब चीज चाहते हैं तो आखिर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अनलाइक योर पेरेंट्स जो कोई ना कोई कमाता है, अब कंट्री को चलाने के लिए पैसा है तो कंट्री में कौन कमाता है? आज गवर्नमेंट वो तो जाती नहीं कहीं काम करने सुबह 9 से 5, तो आज गवर्नमेंट को ये जवाबदारी है कि कंट्री को चलाने की, तो पैसे कहां से आएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंट्री में रहता है पैसे वो ही देगा। और मुझे पता है कि मैं आपसे अगर सड़क के नाम पे पैसे लूंगा तो आप पैसे नहीं देंगे, मैं आपको बोलूंगा चलो आपके शहर में एयरपोर्ट बना दूं उसके लिए पैसे दो, आप पैसे नहीं देंगे, मैं आपको बोलूंगा चलो बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दूंगा उसके पैसे दो, आप पैसे नहीं देंगे। अगर मैं आपसे अलग अलग नाम से पैसे मांगूंगा तो एज अ गवर्नमेंट मैं जानता हूं कि आप एज अ सिटीजन आप ऐसे अलग अलग चीज के पैसे नहीं देंगे, क्योंकि यू विल ऑलवेज हैव अ रीजन नॉट टू गिव।
करेक्ट। तो इसलिए ये सब अलग अलग चीजों से पैसा मांगने के बजाय एक यूनिफॉर्म तरीके से आपसे पैसा लिया जा सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, लाइक इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो इनकम टैक्स और जीएसटी तो टैक्स के एक प्रकार है, करेक्ट। पर टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है बिकॉज ऑफ द वेरियस सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो नो डाउट कुछ सर्विसेज है जो गवर्नमेंट देती है तो उसके पैसे भी लेती है, पर कुछ सर्विस के, सब सर्विसेज के पैसे नहीं लेती। आज रफाल खरीदा, उसके लिए आपसे कोई पैसे मांगेगा? नहीं मांगे। पर पैसे कहां से आए? तो पैसे तो आप में से ही किसी के थे, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, तो जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, मल्टीपल सर्विसेज, उसके आपसे अलग से पैसे नहीं लेती, इसलिए टैक्स दे, तो इसलिए टैक्स देना जरूरी होता, करेक्ट। अब वो जो टैक्स कंट्री में देना है, ये टैक्स आप दो प्रकार से देते हैं। तो टैक्स क्या है वो तो आप सीख चुके, पर ये जो टैक्स मैं कंट्री में देता हूं, ये टैक्स मैं दो प्रकार से दे सकता हूं, वही कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, और इत्तेफाक से वही हमारा सिलेबस है और वही हमारा सब्जेक्ट भी है कि आज मुझे अगर कंट्री में टैक्स देना है तो मैं टैक्स कंट्री में दो प्रकार से देता हूं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बड़ा सिंपल है, बोलो। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो प्रकार के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स से क्या समझते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या समझते हैं? फिर वही मैंने आपसे पूछा, डायरेक्ट टैक्स क्या है? अब आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रोवाइज करते चलिए और जो गलती है वो गलती से सीखिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपने बोला द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड, करेक्ट। तो फिर आप बता रहे हो मुझे डायरेक्ट टैक्स देगा कौन, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे रहे हो। मैंने ये नहीं बोला हु विल पे डायरेक्ट टैक्स, मैंने पूछा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, सवाल है मेरा, करेक्ट। तो पहले सवाल समझिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्टली चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, वो डायरेक्ट टैक्स। फिर थोड़े से टेक्निकल हो गए अपन। द बर्डन ऑफ इट्स, नहीं सवाल जवाब सही है आपका, लेकिन एज डे वन स्टूडेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बर्डन ऑफ विच इज शिफ्टेड, ये वर्ड ही मेरे पे बर्डन आ गया सुनते ही। आपने बोला कि जो इनकम पे लगता है, अच्छा फिर ठीक है, व्हाट इज इनकम टैक्स? तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स सिनोनिम्स, इट्स एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट। तो आप मुझे जो डेफिनेशन दे रहे हो वो एग्जांपल की डेफिनेशन दे रहे हो, वो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन नहीं। जवाब गलती भी आप खुद ही निकाल रहे हैं कि मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपने बोला विच इज लेविड ऑन इनकम, तो फिर मेरा सवाल है इनकम टैक्स क्या है? तो जवाब मिला आपको? नहीं मिला, इसका मतलब समझ में आ गया कि आपका जवाब गलत है। तो इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री, करेक्ट। इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या? वेरी सिंपल, द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स क्या? विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, उसको बोलता है डायरेक्ट टैक्स। यानी यूं समझो, आज जो टैक्स मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूंगा वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, जैसा मैडम ने बोला, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसको बोलता है डायरेक्ट टैक्स। अब यूं समझिएगा, जैसा आप जानते हो मैं आपको पढ़ाता हूं लगभग 13-14 साल, पता नहीं उतने हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते। अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली मैं रायपुर का हूं नहीं, हम लोग गांव से आए थे, ये भी आप जानते हैं। यू नो द हिस्ट्री? हाँ, क्या पता है जो मुझे नहीं पता, जरा बताओ मेरे बारे में। अच्छा, यू नो द बाबूजी हिस्ट्री, ठीक है, भूल जाइए उसको, वो सब ऐसी बात कुछ भी ना करिए जो जिन्होंने यहाँ से फाउंडेशन नहीं किया उनको मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये क्या चल रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अभी इंटर ऑल न्यू कैरेक्टर्स, ठीक, पुराने कैरेक्टर्स को छोड़ाइए, अब हम बात कर रहे हैं इंटर पे। तो हम गांव में रहते थे, तो गांव में मैं और मेरा एक दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, मतलब वो आपका एक कंसेप्ट होता है ना, काफ़ी सारे आपके दोस्त होते हैं, फिर उन दोस्त में से कोई एक दोस्त होता है जिसको आप क्या बोलते हो, हाँ वो कंसेप्ट भी आप जानो, करेक्ट। मतलब आपने 10 दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया, बोले ये सब हमारे दोस्त हैं और उसमें से ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, 9 की बेइज्जती तो वहीं सबके सामने कर दिया आपने, ठीक। पर ठीक है, ज़्यादातर लोग बोल रहे तो शायद ऐसा कोई कंसेप्ट होगा, वैसा वाला ही एक दोस्त था मेरा। तो हम दोनों ने साथ में ही सीए की पढ़ाई चालू करी थी। फिर सीए की पढ़ाई जब चालू करी
मैं तो एक एक बार में एग्ज़ाम दिया, क्लियर कर लिया, सीए बन गया, आपके सामने आ गया। ठीक, उसने भी सीए चालू किया, बट एज यूजुअल वो आज भी गांव में है। ठीक, तो अब वो उधर ही है, पर दोस्ती आज भी वैसी ही है। तो वो गांव में आज भी है बैठा, मैं इधर थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। ठीक, अब थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ तो थोड़ा बहुत कमा भी लेता हूँ। अब वो जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, ठीक है, पहले ही बता चुका, इसके सारे एग्जाम्पल काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ना बताई गई इनकम वास्तविक है, ना बताया गया दोस्त एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अब मान लो वो जो दोस्त है, अभी मैंने क्या बोला कि मान लो साल भर में थोड़ा बहुत कमा लिया, लेट्स टेक अ केस 1 करोड़ रुपए कमा लिया, बिना मतलब कि आप खुश हो रहे हैं। ठीक, अब 1 करोड़ रुपए कमाया, उसका टैक्स आ गया 30 लाख रुपए। 30 लाख किसने देना है? मैंने देना है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा एज अ टिपिकल इंडियन, इंडियंस डोंट लाइक टू पे टैक्सेस, अ बिटर ट्रूथ, कि एज एन इंडियन मैं टैक्स देना प्रेफर नहीं करता। तब मैंने उस दोस्त को बुलाया, मैंने बोला इधर आ। बोले एक काम करना है। बोले क्या? बोले क्या तू मेरा सच्चा दोस्त है? बोले कोई शक है? मैंने बोला ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करना पड़ेगा तेरे को। बोले क्या? बोले मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत टैक्स आ जाता है, तो तुझे 30 लाख रुपए टैक्स का चुकाना है। बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तू मेरा दोस्त है तो दोस्ती निभाने का वक्त आ चुका है। 30 लाख रुपए मेरा टैक्स मैं चाहता हूँ कि तू चुका दे। अब सवाल है वो मेरा दोस्त, वो भी पक्का वाला, क्या चुकाएगा 30 लाख रुपए टैक्स? आई मीन नॉर्मल दोस्त होता या आपका दोस्त होता तो मना कर देता कि 30 लाख रुपए, भाई मजाक थे, 30 लाख रुपए काय का टैक्स चुका दे, तो उसने मना कर देता। लेकिन वो दोस्त किसका है? मेरा। और मैंने बोल दिया था दोस्ती निभाने का वक्त आ चुका है, अगर तू वाकई मेरा दोस्त है तो साबित कर, ये 30 लाख रुपए टैक्स है वो चुकाना है, तो वो चुका दो। तो बोलता ठीक है मैं तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। मैं बोला शर्त? क्या शर्त रखेगा, मैं जानता हूँ इसको बचपन से। मैं बोला गांव में है, एक काम कर शहर आ जा, तेरी शर्त मैं जानता हूँ, स्टारबक्स में कॉफी पीना है ना, चल वहां पिला दूंगा। भाई 30 लाख टैक्स चुका रहे तो क्या कॉफी नहीं पिला सकता उसको मैं? करेक्ट। तो मैंने बोला चल आ जा, ज्यादा ज्यादा यही बोलेगा। तो बोले पहले सुन ले मेरी शर्त। मैंने बोला अरे क्या बोलेगा, कॉफी के साथ कुछ खाना पीना भी होगा, वो भी कर लेंगे, तू आ जा, चिंता मत कर, आई एक्सेप्ट। बोले आई एक्सेप्ट से पहले सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला चल बोल, आखिर बोलना क्या चाह रहा है? मैं 30 लाख रुपए टैक्स चुकाने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो जो 1 करोड़ तूने कमाया था ना, वो मुझे दे दे, 30 लाख मैं चुका दूंगा। दोस्ती खाली मैं ही निभाऊं क्या? तू भी दोस्ती निभा, दोस्त तो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है ना। तो मैं तेरा 30 लाख चुकाने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि तूने जो ये कमाया था 1 करोड़ रुपए साल का, वो मुझे दे दे, मैं 30 लाख चुका दूंगा खुशी खुशी। अब बोलो इतना ही अच्छा दोस्त हो, 30 लाख बचाने के लिए अब मैंने वो 1 करोड़ रुपए उसको देना है, देना है। उन्होंने बोला इसीलिए तू गांव में है, वहीं रह तू, मैं देख लूंगा अपना। तो मीनिंग देयर बाय, इसलिए आज वो गांव में है और मैं आपके सामने। तो आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, मेरा एक बर्डन, ये 30 लाख रुपए किसका बर्डन है? मेरा बर्डन है। और आई वॉज ट्राइंग टू डू, आई वॉज ट्राइंग टू ट्रांसफर माई बर्डन, मैं अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट ऑन करने की कोशिश कर रहा था ना। हु वाज द अदर पर्सन? माय फ्रेंड। उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। बोलो क्या
मैं अपना बोझ दूसरे पे ट्रांसफर कर पाया? नहीं, यही तो डायरेक्ट टैक्स। यानी यहां पे जो 1 करोड़ रुपए कमाया उस पे 30 लाख रुपए टैक्स आया, दैट टैक्स नीड्स टू बी डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। और ये 30 लाख कौन देगा गवर्नमेंट को? डायरेक्टली मैं। तो मुझे जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बोलना पड़ेगा ये भैया इस साल का हमने कमाया था 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की कमाई पे 30 लाख रुपए फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है, ये 30 लाख रुपए टैक्स रखिए, छुट्टी पाइए। तो द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ सच टैक्स कैन नॉट बी पास्ड और शिफ्टेड। अब आपको समझ में आ गया कि इसका बर्डन पास ऑन नहीं होता। वहीं कंपेयर करिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? आज यूं समझ लो, टैक्स तो मैं नहीं देना है कंट्री, पर ये जो टैक्स मैं देता हूं कंट्री में, मैं 2 तरीके से देता हूं। एक होता है जहां मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, एक होता है जहां मेरा पैसा गवर्नमेंट तक जाता तो है पर डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लो अभी आप सब इंटर में आए, बैच अपनी चालू हुई है, हो चुकी है, रनिंग लाइव है, तो इसमें से ज्यादातर फाउंडेशन वाले भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो फाउंडेशन वाले जो हैं और अब प्लस सब नए, आप सब ने मिलकर डिसाइड किया कि सर हमने जो भी पढ़ा फाउंडेशन पास हो गए, आप तो हमको सक्सेस पार्टी दो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी आपको मस्त एक पिक्चर दिखाएं। तो पूरा एक बैच सितंबर 26 मिलकर डिसाइड करता है कि एक पिक्चर देखेंगे। करेक्ट? वैसे मैं पिक्चर देखता नहीं, लेकिन अब आपने बोला है तो मैंने बोला चलो। तो अब आपके साथ एक पिक्चर देखने गए। पिक्चर कौन दिखाता है कंट्री में? कौन दिखाता है पिक्चर? पिक्चर कहाँ देखते हो आप लोग? थिएटर में, मतलब पीवीआर बोलो ना। अच्छा, पीवीआर में फॉर एग्जाम्पल क्या आप पीवीआर में पिक्चर देखते हो? अभी पीवीआर में गए, कितने की आती है एक टिकट? कितने की आती है एक टिकट? आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले बोला मेरे को तो आदत है नहीं। कितने की आती है एक टिकट? सर वो डिपेंड करता है, मतलब वीकेंड्स में जा रहे हैं कि नॉन वीकेंड, मंडे वेडनेसडे वो सब जा रहे हैं। क्यों, कुछ फर्क हो जाता है टिकट के दाम पे? ठीक है, तो आपने चलो वैसे ही डिसाइड किया था कि अपन वेडनेसडे को पिक्चर देखेंगे, अब वेडनेसडे। ठीक, तो आप पिक्चर आपने डिसाइड किया, टिकट आपने बुक किया, मान लो 100 रुपया। 100 रुपया आता है कि नहीं आता है? हाँ, कभी एक टिकट खरीदो तो पता चलेगा 100 रुपये ही लगता है। नहीं, 100 की नहीं आती टिकट? पक्का? नॉन वीकेंड्स में भी नहीं? पता करो, सब आती है, सब पता रहता है ना, आती है ना सर? हाँ देखिए, करेक्ट। बंद करो उस दिन जाना। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग दरवाए, कहने का मतलब अभी अपने समझने के लिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट नहीं ले रहा हूँ। 100 रुपए एक पिक्चर की टिकट। वही वीकेंड में जाओ तो वही टिकट आपको 300 की मिलेगी, 400 की मिलेगी, 200 की मिलेगी। नॉर्मल डेज में 100 रुपए में वो टिकट मिल जाती। अब 100 रुपए की वो टिकट है, तो सवाल है पीवीआर ने 100 रुपए दाम कैसे रखा होगा टिकट का? क्या सोच के 100 रुपए रखा? वही टिकट जब सैटरडे को 300 की जाती है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को 100 रुपए में क्यों जा रही है? मतलब नुकसान कर रहा है पीवीआर। इसका मतलब 100 रुपए कैसे डिसाइड किया होगा उसने प्राइस? पहले उसने पूरी कॉस्ट निकाली होगी कि एक पिक्चर दिखाने की कॉस्ट कितनी लगती है उसको। तो ऑन एन एवरेज जब उसने कॉस्ट निकाला, मान लो एक पिक्चर दिखाने की पीवीआर को पर टिकट कॉस्ट आती है, उसकी कॉस्ट ही मान लो 90 रुपए। 90 रुपए एक टिकट की कॉस्ट है। अब 90 रुपए अगर एक टिकट की कॉस्ट है, वो बिजनेस करने बैठा, मजाक करने तो बैठा नहीं है, तो कुछ तो वो भी कमाना चाहेगा। सेक्शन 8 तो है नहीं, तो वो बोलता भाई 90 रुपए मेरी कॉस्ट है, 10 रुपए तो मैं भी कमाना चाहूंगा। और अक्सर ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब कौन आएंगे? स्टूडेंट लोग ही आते हैं। ठीक, बाकी फैमिली तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे टाइम में आती। तो अब उसने क्या डिसाइड किया? तो उसने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, 100 रुपए एक नॉमिनल सा अपना दाम रहेगा, तो 100 रुपए में भी वो 10 रुपए पर टिकट कमाता। तो उसने वो पूरी बैच को 100 रुपए में पर स्टूडेंट टिकट बेच दिया। अब 100 रुपए में जब टिकट बेचा, उसमें उसने 10 रुपए कमाना था।
जैसे ही वो 100 रुपए सब लेके जा रहा था, आपको शो देखने के लिए अंदर भेजा। अब आप अंदर हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहे हो, इधर पीवीआर अपना काउंटिंग कर रहा है कितना पैसा आया। जैसे काउंटिंग कर रहा था, वो ड्रॉर में डाल ही रहा था वो पैसे को, उतने में अचानक से बाजू की कुर्सी में एक जन बैठा था। कौन बैठा था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये क्या कर रहा है तू? बोले पैसे गिन रहा हूं। बोले कौन है तू? बोले मैं पीवीआर। क्या काम करते हो कंट्री में? बोले साहब पिक्चर दिखाता हूँ। तो पिक्चर का क्या मतलब होता है? बोले सर्विस। तो डोंट यू नो कि जो भी कंट्री में सर्विस देता है उसको एक टैक्स देना पड़ता है। पुराने जमाने में सर्विस टैक्स, आज के जमाने में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किधर है हमारा टैक्स? बोलते हैं आपका टैक्स कितना? बोले चलो एक काम करो 18% लाओ, लाओ 18% इधर। बोले 18% मतलब साहब मैं एक टिकट का 100 रुपए ले, हाँ 18 रुपए लाओ, 18 रुपए पर टिकट लाओ। ऐसी जितनी टिकट बेची सबका 18 रुपए लाओ, और नहीं दिया बंद कर देंगे तेरे बिजनेस को। गवर्नमेंट बाजू में बैठी। अब पीवीआर ने 18 रुपए गवर्नमेंट को दिया, बोले एक बार तो लेके जाओ। अब जैसे 18 रुपए दिया गवर्नमेंट को, पीवीआर के पास कितना बचा? 82। मतलब सोचो पीवीआर की जेब में कितना बचा? 82। और पिक्चर दिखाने की उसकी कॉस्ट ही क्या होती है? 90 रुपीज। मतलब एक पिक्चर दिखाने के लिए पीवीआर को घर से 8 रुपए लगाना लगे कि तू पिक्चर भी देख और 8 रुपए भी जो है पीवीआर से ले जा। पीवीआर ने बिजनेस चलाना है, बंद नहीं कर देना है कंट्री में पिक्चर का बिजनेस। अब पीवीआर बोलता है ये तो घर से पैसा लग रहा है, उन्होंने बोला मैंने बंद कर देना पिक्चर। अब उसने अगर अपना बिजनेस बंद कर दिया, अब आप क्या बोलेंगे? अरे यार पिक्चर बंद हो गया तो मैं पिक्चर कैसे देखूंगा? अब आप पीवीआर को बोलते हैं प्लीज पिक्चर बंद मत करो दिखाना, हमको पिक्चर देखना जरूरी होता है हर वेडनेसडे, तो पिक्चर बंद मत करो। पीवीआर बोलता है दिमाग खराब हो गया, तेरे को एक पिक्चर दिखाने के पीछे 8 रुपए मेरा घर से लग जाता है, मैंने कोई पिक्चर नहीं दिखाना है। बोले नहीं 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 पिक्चर तो मैं देखते रहूंगा, आपको बिजनेस बंद करने नहीं दूंगा, पहले ही बोल रहा हूं प्लीज। ठीक है, तू चाहता है कि मैं पिक्चर का बिजनेस कंटिन्यू करूं तो सुन ले भाई, 100 रुपए तो मुझे चाहिए। बोले तो साहब 100 रुपए तो आपको दे रहे ना। अरे तू मुझे 100 रुपए दे रहा है, लेकिन जैसे ही तू पिक्चर देखने जाता है बाजू की कुर्सी देख, छीन के ले जाता है हमसे 18 रुपया। तो बोले क्या करें? बोले वो भी तू दे, अगर पिक्चर तू देखेगा तो ये 18 रुपए भी तू देगा। मंजूर है तो बोल पिक्चर का शो चालू करता हूं, वरना पिक्चर तो नहीं चलेगी कंट्री में। अब आप बोलते हो यार पिक्चर तो देखना जरूरी है। अब पीवीआर बोलता मेरे को मेरा 100 रुपए चाहिए, उसके बाद इसको जो चाहिए वो तू समझ, पैसा तेरे को देना पड़ेगा। अब आप बोलो तैयार हो, क्योंकि पिक्चर तो देखना कंपलसरी है। तो अब पीवीआर क्या करेगा? तेरे से कितना पैसा लेगा? 118, तेरे से 118, तेरे से 118, तेरे से 118, मेरे से 118। इसका मतलब सबने कितना दिया? 118। अब सबने 118 दिया, पीवीआर वाला खुश, अरे बहुत सारे पैसे आ गए, 118 रुपया पर टिकट। वो सारा पैसा अपने ड्रॉर में डाल रहा था, उतने में बाजू 18 हमारा है, ला इधर 18 हमारा है। तो पीवीआर भी अब क्या करेगा? पहले खुद को जितना चाहिए था 118 में 100 रुपए तो अपने ड्रॉर में डालेगा। अब वो जो 18 रुपए है वो आप और आप जैसे कई सारे लोगों से लेके इकट्ठा किया होगा, और वो 18 रुपए ले जाके क्या करेगा? माए बाप ये आपका पैसा। इसका मतलब अभी पीवीआर ने क्या करना है? अब बोलो गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया? गलत, टैक्स दिया पीवीआर ने। गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया? पीवीआर दे रहा है। तू तो पिक्चर देख रहा है अंदर बैठ के। गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया? पीवीआर ने। तो गवर्नमेंट को टैक्स पीवीआर ने दिया, पैसा पीवीआर का था क्या? तो क्या बोला था मैंने डे 1? पैसा तो मैंने ही देना है, यानी आपने ही देना है। तो टैक्स तो अपन नहीं देना है, पर ये पैसा मैं गवर्नमेंट को 2 तरीके से दे रहा था। एक था जहां मैंने इनकम कमाई, तो मैं अपनी इनकम का पैसा डायरेक्टली गया और गवर्नमेंट को देके आ गया, लो भैया ये मेरी इनकम का इनकम टैक्स, आई पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कंट्री में पिक्चर देखूंगा तो मुझे 18 रुपए फॉर एग्जांपल जीएसटी देना पड़ेगा। अब 18 रुपए जीएसटी देना है तो ये पैसा दूंगा तो मैं ही, लेकिन मैं डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट को नहीं देता, मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग ये पैसा पीवीआर को देंगे,
और इन टर्न ये पैसा गवर्नमेंट को पीवीआर देगी। तो कल को अगर पूछा जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन दे रहा है, तो पैसा तो पीवीआर दे रही है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है? पीवीआर की। लेकिन क्या पीवीआर ये पैसा अपने जेब से दे रही है क्या? नहीं। तो पीवीआर ने क्या किया? पीवीआर ने क्या किया? एक बर्डन गवर्नमेंट ने 18 रुपए का बर्डन किस पे डाला था? पीवीआर पे। तो एक बर्डन जो गवर्नमेंट ने पीवीआर पे डाला था, पीवीआर ने क्या किया? अपना बर्डन दूसरों को पास ऑन कर दिया। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। कि पीवीआर ने अपना बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीवीआर को बोला था या कंट्री में जो सर्विस देगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा, जो भी सर्विस देगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया बिजनेस पे, तो बिजनेस ने क्या किया? अपना बर्डन जो था टैक्स का, अपना बर्डन शिफ्ट ऑन कर दिया दूसरे व्यक्ति पे। तो ये जो काम किया, इसी को तो क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। और वो किसका फीचर है? दैट इज द फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोल सकता हूं विच इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट एंड द बर्डन ऑफ सच टैक्स इज पास्ड ऑन और शिफ्टेड टू द एंड यूजर यानी कंज्यूमर। तो अल्टीमेट इसका बर्डन किस पे फॉल करेगा? द एंड यूजर यानी कस्टमर। यानी तू पिक्चर देखने गया तो 18 रुपए भी कौन देगा? तू ही देगा। पर ये पैसा आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाकर नहीं दोगे, आप दोगे किसी बिजनेस को और वो बिजनेस वो पैसा गवर्नमेंट को देगा। तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑफ द बिजनेस। यही बात गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही थी कि भैया 30 जून 2017 भारत बंद क्यों? बोले जीएसटी आ रहा है। अरे तो जीएसटी आ रहा है तो कौन सा तुम्हारे जेब से पैसा लगेगा? भैया अल्टीमेटली टैक्स का पैसा जिसको देना है, विच इज द एंड यूजर, विच इज द कस्टमर, वो तो चुपचाप घर में बैठा देख रहा है इनॉग्रेशन ऑफ जीएसटी। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 30 जून 2017 को भारत बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले यही तो प्रॉब्लम है। क्या पता कि आज तक ये बिजनेस आपसे लेते 118 रुपए थे, और सवाल है क्या गवर्नमेंट को 18 रुपए देते थे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन कि कई ऐसे बिजनेस हैं, हो सकता है वो आपसे तो टैक्स के नाम पे बोल के पैसा ले रहे थे, पर क्या वाकई वो पैसा गवर्नमेंट तक जा रहा था? हो सकता है कुछ का हाँ कुछ का ना। तो अगर सोचो, जो बिजनेस आपसे पैसा तो ले रहा है टैक्स के नाम पे लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, तो वो तो अपनी कमाई ही 118 रुपए समझ रहा होगा। और जब 118 रुपए समझ रहा है, अब कल को उसको पता है जीएसटी नाम का कानून आ रहा है, और जीएसटी कानून में ये सब चोरियां नहीं चलेंगी। ये सब तरीका कोई करता हुआ पाया गया, उसको पकड़ना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी इज अ मॉडर्न लॉ। तो उसमें अगर ऐसी कोई चीज करेगा तो उसको पकड़ना एकदम आसान है। तो बोले वो कभी भी फेवर में रहेगा जीएसटी के। तो उसने बोला भैया जीएसटी तो नहीं है, बंद करो जीएसटी। बोले हम तो सोचते थे ये 118 रुपए हमारा है। अब आप अगर ये बात गवर्नमेंट को बोलोगे कि हम सोच रहे थे ये 118 रुपए तो हमारा है, तो क्या गवर्नमेंट ने उस रीजन पे क्या कंट्री में टैक्स हटा देना है? भाई ये तो आपकी बेवकूफी है। ये 18 रुपए तो ना कल आपका था ना आज आपका है, ये पैसा तो गवर्नमेंट का ही है। आपको पैसा ईमानदारी से गवर्नमेंट को देना था। अब अगर आप नहीं दे रहे थे और उसको अपना पैसा समझ रहे थे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? और अगर आप इसके लिए अपोज करेंगे जीएसटी, गवर्नमेंट बोलती भैया इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा तो आपकी जेब से जाता ही नहीं है, तो किस बात का बंद करो जीएसटी? सारा बर्डन तो आप पास ऑन करते हैं, शिफ्ट ऑन करते हैं एंड यूजर को, और एंड यूजर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जब एंड यूजर को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बिजनेस को ऑब्जेक्शन किस बात का होने लगा भैया? दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो गवर्नमेंट ने पूछा। सबकी बोलती बंद। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव समझते? प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं? यानी आप देखते हैं आज इनकम टैक्स ऐसे लगता है। कितना स्लैब सीखे हो? मतलब कौन सा स्लैब सीखे हो आप? हाँ तो कितने का? 0 से 4 वो वाला? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसा वाला? फिर टैक्स आप देखते हो मतलब साड़ी की सेल की तरह, 0%, 5%, 10%, 15%, 20, 25 ऐसा लगता है ना? करेक्ट। तो अभी आप देखो तो क्या होता है कंट्री में टैक्स कैसे लगता है? पे एज यू प्रोग्रेस। आपकी इनकम 4 लाख है और बोलेगी क्या तू हमको देगा, क्या अपने पास रखेगा? खुद रख, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो कोई टैक्स नहीं, 0%। 8 लाख कमाता है भाई, चल ठीक है 4 लाख तक अपने पास रख, बचे हुए 4 लाख पे थोड़ा बहुत दे देना हमको। ऐसा कुछ मांगते हैं क्या? 5% दे देना। 12 लाख कमाई हो गई तेरी यार, बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। ठीक है 4 तक रख ले, 4 से 8 में 5% दे देना, 8 से 12 में थोड़ा बहुत 10% आप दे सकते हो यार तुम। बोला ओके 20, वो 20 लाख कमा, महीने का 2 लाख,
दे 50 लाख, तू तो सरचार्ज भी दे 1 करोड़, 7 करोड़, बोलो 5 करोड़ के ऊपर गया तो 7 करोड़ गवर्नमेंट लेगी कि नहीं टैक्स? तो पे एज यू प्रोग्रेस। कम कमाने वाला कम टैक्स देगा, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा। तो टैक्सेशन कैसा हो रहा है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव यानी एक तरीके का भेदभाव, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा ही होता है कि नहीं? प्रोग्रेसिव। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है रिग्रेसिव। व्हाट इज रिग्रेसिव? रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? रिग्रेसिव इन नेचर। आज फॉर एग्जांपल इंडियंस को दर्द कब होता है? जब कोई काम मैं कर रहा हूं और दूसरा नहीं कर रहा, तब प्रॉब्लम होती है ना। मैं इतना टैक्स दे रहा हूं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। अरे पड़ोस के गुप्ता जी, ये भी इसी कंट्री में रहते हैं और ये कोई टैक्स नहीं दे रहे, नॉट पेइंग एनी टैक्स। तो इंडियंस को प्रॉब्लम तब होती कि भैया एक व्यक्ति जो कि कमा रहा है तो सब टैक्स उसी से ले लो आप, और जो नहीं कमा रहा है हवा दो उसको, और जो कमा के भी नहीं बता रहा है उसको तो भूल ही जाओ। तो मतलब एक तरीके का डिफरेंशिएशन चल रहा कि जो कमा रहा है, जो जितना दे सकता है उसे उतना ले लो, और जो डिप्राइव्ड है उसको जान दो। चलो ठीक है, इतने सारे लोग हैं तो आपने प्रोग्रेसिव कर लिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, मैं बोलता हूं आज अमीर व्यक्ति पिक्चर देखने जाए या गरीब व्यक्ति पिक्चर देखने जाए, पिक्चर तो पिक्चर है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया पिक्चर पे टैक्स का रेट 18%, तो बोलो क्या भेदभाव होगा कि अमीर पिक्चर देखेगा तो टैक्स 28% देगा, 40% देगा, और गरीब पिक्चर देखेगा तो टैक्स फ्री ले लेगा? ऐसा होता है? आज आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल एक गुड्स है, मान लो गवर्नमेंट ने मोबाइल पे रेट रख दिया। रेट्स क्या एक्चुअल है? एक्चुअल रेट सिखाना मेरा काम नहीं है आपको, वो आपके सिलेबस में भी नहीं। पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक टेंटेटिव एग्जांपल के तौर पे कि मान लो गवर्नमेंट ने मोबाइल पे टैक्स का रेट रख दिया 12%। वैसे 12% आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो पर गवर्नमेंट ने 12% टैक्स रख दिया। अब 12% अगर टैक्स का रेट रखा तो मैं बोलता हूं अमीर व्यक्ति मोबाइल खरीदे या गरीब व्यक्ति मोबाइल खरीदे, टैक्स का रेट क्या होगा? सबके लिए 12। तो मतलब फर्क क्या है? कोई भेदभाव किया नहीं। इसका मतलब यहां पे हम चीजों पे टैक्स लगाते, हम व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करते कि अमीर व्यक्ति लेगा तो टैक्स ही होगा, गरीब व्यक्ति लेगा तो टैक्स ही होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव नेचर का, जहां डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है कि भैया जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, तो अमीर व्यक्ति कंट्री में ज्यादा टैक्स देगा, एवरेज व्यक्ति कम टैक्स देगा, और उसके भी बिलो एवरेज हो सकता है कुछ भी ना दे। जो 4 लाख कमा रहा है, क्या वो सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या वो एयरपोर्ट नहीं जा रहा? क्या वो रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा? जा तो वो भी सब जगह रहा है, लेकिन क्या वो टैक्स दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन अमीर व्यक्ति वो भी उसी सड़क से जा रहा, वो भी उसी एयरपोर्ट से जा रहा, लेकिन वो जा भी रहा है और वो टैक्स का पैसा भी दे रहा है। तो इसलिए ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है कि भैया जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो कैपेबल है वो दे, जो डिप्राइव्ड है गवर्नमेंट बोलती है उसको जान दे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भेदभाव नहीं, नो डिफरेंशिएशन। ये बात आपको टैक्स में इंटर में आके बोल रहे हैं, ये कंसेप्ट आपका फाउंडेशन से चल रहा है, नो डिफरेंशिएशन। सिर्फ वो आज की लाइन आपको समझ आ सके, नो डिफरेंशिएशन की थ्योरी आपको समझ आ सके, इसलिए पिछले कई महीनों से फाउंडेशन में आपके साथ प्रैक्टिकल चल रहा था। नो डिफरेंस। तो बोलो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई डिफरेंशिएशन होता है? नो डिफरेंशिएशन। रिग्रेसिव इन नेचर, लगेगा तो सब पे लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज को एग्जेम्प्ट कर दिया कि मान लो इस पे जीएसटी नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है, तो किसी को भी नहीं लगाना, चाहे अमीर व्यक्ति खरीदे, चाहे गरीब व्यक्ति खरीदे, चाहे एवरेज खरीदे। एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट। और अगर बोल दिया इस पे टैक्स लगेगा तो चाहे अमीर व्यक्ति ले, चाहे गरीब व्यक्ति ले, चाहे एवरेज व्यक्ति ले, अगर 12% लगेगा, 18% लगेगा, तो 12-18 लग के रहेगा, नो डिफरेंशिएशन। उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। आगे बात समझ में? आज बोलो यहां बैठे कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं? है कोई?
एक भी नहीं ऑनलाइन? अच्छा चलो एक आध तो है ना, ठीक है चलो। अब मैं पूछता हूँ यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो जीएसटी पे करते हैं? हाँ आ गया ना अपने आप जवाब। तो आज दोनों के अपने अपने अलग प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। डायरेक्ट टैक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? एबिलिटी टू पे। डायरेक्ट टैक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, यानी किसने इनकम टैक्स देना है? जो कमाएगा वो देगा। तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अभी आप कमाते हो क्या? नहीं कमाते। अभी हम सिर्फ कैसे कमाते हैं वो पढ़ना सीख रहे हैं, करेक्ट? तो अभी आप उस प्रोसेस में हो, वर्क इन प्रोग्रेस। और अभी आप कमाते हैं क्या? नहीं। हो सकता है आप यहाँ बैठे में कोई एक आध पे करता होगा, नहीं बताना चाहता होगा, वो अलग बात है। पर ज्यादातर 99.99 तो पे भी नहीं करते। और पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब यहां बैठा एक भी व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं दे रहा, एक आध दो को छोड़ दे तो। लेकिन यहां बैठा हर व्यक्ति जीएसटी देता है, क्योंकि जीएसटी का सिद्धांत क्या है? जो कैपेबल है वो दे जीएसटी, ऐसा नहीं होता। जीएसटी कौन से सिद्धांत पे चलता है? उसका प्रिंसिपल ही अलग है। जिसने कंज्यूम किया टैक्स वो देगा, बात खत्म। तो जिसने सर्विसेज ली, पिक्चर किसको देखना था? तेरे को। अगर तेरे को पिक्चर देखना था तो तू टैक्स देगा, बात खत्म। कल को आपने दुकान से मोबाइल खरीदा, यू हैव कंज्यूम्ड इट। जिसने गुड्स का इस्तेमाल किया, जिसने सर्विस का इस्तेमाल किया, टैक्स का पैसा भी कौन देगा? वही देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल ही क्या होता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे चलता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका कंजम्पशन के प्रिंसिपल पे चलता है, कि जिसने कंज्यूम किया गुड्स या सर्विस को, टैक्स वो देगा। उसकी हैसियत है नहीं है, एबिलिटी है नहीं है, वो बात की बात। हैसियत नहीं थी तो पिक्चर देखने क्यों गया था? वो होटल में क्यों रुका था? तो अगर गया है तो हम वहां पे एबिलिटी की हम बात ही नहीं कर रहे। जिसने वो गुड्स लिया, जिसने वो सर्विस ली, उसको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा, बात खत्म। नो डिफरेंशिएशन। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। रिग्रेसिव नेचर का होगा, कंजम्पशन प्रिंसिपल पे काम करेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होगा और एबिलिटी पे काम करेगा। तो इसीलिए कंट्री में डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहला सवाल ही लोगों ने यही किया था। 30 जून 2017 भारत बंद के कई रीजन में से एक रीजन कि साहब मैं तो इनकम टैक्स आज भी दे रहा हूं और अब जीएसटी भी दूंगा, तो वन नेशन वन टैक्स कहां? मैं तो दोनों टैक्स दे रहा हूं। मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं कंट्री में और मैं जीएसटी भी दे रहा हूं। ये तो वन नेशन टू टैक्स हो गया ना। आपने बोला है वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, आपने झूठ बोला, बंद करो जीएसटी। कुत्ते में जब बिजनेस से बोलता है तो बहुत सारे लोग आस पास होते हैं ना, उन्हीं में से आप जैसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यूइंग वाला भी था। उसने बोला हाँ बात तो सही है, मेरे भी सिलेबस में 50 मार्क्स इनकम टैक्स और 50 मार्क्स जीएसटी है। अगर वन नेशन वन टैक्स होता तो मेरे सिलेबस में भी एक ही एक्ट होता। दोनों क्यों है बताओ? दोनों 50-50 नंबर क्यों करना पड़ता है मेरे को? आपका तो काम ही वही है ना। जहां घी दिखती है आप वहां आग डाल देते हो। आप उल्टा करते हो ना, आप आग में घी नहीं डालते, आप घी में आग डालते हो। तो जिधर आपको दिखा वो बिजनेस चिल्ला रहा है वैसी गवर्नमेंट को कि देखो मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं, मैं जीएसटी भी दे रहा हूं, उतने में आप अपना रोना चालू कर दिए। क्या भाई देखो मेरे सिलेबस में भी 50 मार्क्स इनकम टैक्स, 50 मार्क्स जीएसटी। पहली क्लास में सर ने बोला था इसे एक नहीं 2 सब्जेक्ट समझना। तो फिर वन नेशन वन टैक्स है तो मैं 2 एक्ट क्यों पढ़ रहा हूं वो बताओ। बिजनेस ने बोला लो जवाब दो, बच्चे के सवाल का जवाब दो, बंद करो जीएसटी। यही बात तो अब आप, यही सवाल के जवाब तो अब आपने देने कि भाई देखिए कि वो कर क्या रहा है। वो बिजनेस जो गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रहा है कि भैया वेयर इट इज वन नेशन वन टैक्स, आपने झूठ बोला कि जीएसटी आने के बाद बस एक ही टैक्स देना पड़ेगा। मैं आज इनकम टैक्स भी दे रहा हूं, मैं जीएसटी भी दे रहा हूं, मैं तो 2 टैक्स दे रहा हूं, 1 टैक्स कहां दे रहा हूं? तो वहां पे किसने समझाना है उस बिजनेस को? आप जैसे किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति ने तो समझाना है कि वो कर क्या रहा है। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा ना कर, ये जुर्म ना कर। एप्पल को एप्पल से कंपेयर किया जाता है, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर किया जाता है, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते आप। यू आर कंपेयरिंग इनकम टैक्स विद जीएसटी।
इनकम टैक्स एक अलग प्रकार का टैक्स है कंट्री का, जीएसटी एक अलग प्रकार का टैक्स है कंट्री का। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आज कंट्री में इनकम टैक्स अलग चलता है एज अ फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी अलग चलता है एज अ फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मुझे पता है अब आपके मन में दूसरा सवाल, अच्छा सर आपने बोला था एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना चाहिए, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम उसको उतना तो समझा देंगे कि इनकम टैक्स एक अलग कानून है, जीएसटी एक अलग कानून है, ये दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप मुझे बताओ कि आज जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है कंट्री में, तो कस्टम भी तो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ आई एम कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंज टू ऑरेंज। अब मुझे बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं कंट्री में, क्योंकि आज की तारीख में तो मैं जीएसटी भी दे रहा हूं और कस्टम भी दे रहा हूं। उतने में बाजू आप जैसा कोई पढ़ा लिखा फिर खड़ा था, वो इंटर का नहीं था, फाइनल का था, क्योंकि उसको पता है आज फाइनल भी चालू हो रही है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, सही बताओ, अगर जीएसटी खाली वन नेशन वन टैक्स है तो मेरे सीए फाइनल के सिलेबस में कस्टम 20 नंबर का क्या कर रहा है? फिर वो क्यों नहीं हट गया? फिर उसने घी में आग डाला, जवाब दो, बच्चे के सवाल का जवाब दो कि वाई कस्टम इज इन द सिलेबस। वो क्यों नहीं हटा? क्योंकि कस्टम खत्म नहीं हुआ है, कस्टम आज भी लगता है, इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स जो आज भी लगता है। अब सवाल है जीएसटी और कस्टम, ये तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर वन नेशन वन टैक्स काहे का? कुछ आ रहा है सवाल? 30 जून 2017 भारत बंद के कई रीजन्स में से कुछ रीजन्स पे बात कर रहे हैं। लोगों ने बोला आपने तो शुरुआत ही झूठ बोल के की है जीएसटी की, कि वन नेशन वन टैक्स, मैं यहाँ जीएसटी भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ कस्टम भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं तो सब दे रहा हूँ। तो कैसे वन नेशन वन? अब ये वन नेशन वन टैक्स का राज क्या था, ये मिलेगी अगली क्लास में।